तो उनके लिए तो एम्प्लॉयमेंट का काम हुआ, तो एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा देन इकोनॉमिक बूम, एक्सपोर्ट होता था। बट ये जो एक्सपोर्ट हो रहा था यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 के कारण ब्लॉकेज लगा दिया गया। अब जब यहाँ पे ब्लॉकेज लग गया तब तो फूड ग्रेन्स आने में या फिर जो भी एक्सपोर्ट हो रहा था, जितने भी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हुए थे उनको आने में तो प्रॉब्लम होगा। तो इस वक्त कनाडा हो गया, मेनली द पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि अब हम लोग अपना इंडस्ट्री, अपने प्रोडक्ट का सप्लाई इजीली करवा सकते हैं। ब्लॉकेज तो यहाँ लगा, तो यू क्या फोर्स टी मॉडल कार, ये जो फोर्स टी मॉडल कार था, इट वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मास प्रोडक्शन कार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टिज एसएसटी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री के चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द इंटर वॉर इकोनॉमी के बारे में। फ्रॉम द 1914 टू 1945 तक की कहानी को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द वर्ल्ड वॉर 1। What is the time period of World War I? World War fought between 1914 to 1918। और जब वर्ल्ड वॉर 1 लड़ाई हो रहा था, जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो ग्लोबल वर्ल्ड बन रहा था या टूट रहा था, जो कनेक्शंस थे वो और स्ट्रॉन्ग हो रहे थे या फिर टूट रहे थे, इन सारे के बारे में आज हम लोग जानेंगे। वर्ल्ड वॉर 1 वॉज मेनली फॉट इन यूरोप। ये मेनली तो यूरोप में लड़ाई किया गया, बट इसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ पर देखने को मिला। वो कैसे कि जितने भी कंट्रीज़ वर्ल्ड वॉर में शामिल थे वो लोग क्या करते हैं, अपने अपने उन लोगों का सारा, कुछ टेरिटरीज़ इंडिया में, कुछ टेरिटरीज़ यूएस में, यानी कि सब अपने अपने टेरिटरीज़ को पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैलाए हुए थे, अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश किए हुए थे। दैट्स वाई वर्ल्ड वॉर 1 का इम्पैक्ट यूरोप के साथ साथ और जितनी भी कंट्रीज़ इसमें शामिल थी उसके साथ साथ बाकी के अदर वर्ल्ड कंट्रीज़ पर भी पड़ा। इज़ इट क्लियर? एंड in the time of World War I, there was a various political and economic instability in the world also. World War टाइम के वक्त क्या क्या चेंजेस आया, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिले, तो उसके बारे में जानते हैं। What is war time transformation? So World War I अलाइज पावर एंड सेंट्रल पावर के बीच में लड़ाई हुआ गया। अलाइज पावर में कौन कौन आ जाएंगे? अलाइज पावर में आ जाएंगे यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, सेंट्रल पावर में कौन कौन से आ जाएंगे? तो सेंट्रल पावर में आ जाएगा जर्मनी, ओटोमन एम्पायर, हैब्सबर्ग एम्पायर, and many. So वर्ल्ड वॉर 1 अलाइज पावर एंड सेंट्रल पावर के बीच में लड़ाई हुआ। अलाइज पावर में मेनली यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, सेंट्रल पावर में मेनली जर्मनी, ओटोमन एम्पायर, हैब्सबर्ग एम्पायर, एंड देयर वर आल्सो 2 or 3 मोर कंट्रीज। तो इस वक्त क्या हुआ, वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। वर्ल्ड वॉर 1 का बहुत सारा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। एंड द वर्ल्ड वॉर 1 इज नोन एज अ यूनिक वॉर। देयर वॉज अ नो वॉर बिफोर एंड आफ्टर इन द वर्ल्ड दैट वॉज सीन एज और दैट वॉज क्रिएटेड एज वर्ल्ड वॉर 1। सो वर्ल्ड वॉर 1 इज नोन एज एन यूनिक वॉर। Okay, and it involved world's leading industrial nations। और इसमें जितने भी रिच लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस थे वो सारे शामिल थे। जस्ट बिकॉज कि अब वॉर में जा रहे हैं, ऐसे ही तो नहीं लड़ेंगे, उसके लिए हम लोगों को वेपन्स चाहिए होगा। वेपन्स, अच्छे अच्छे वेपन्स रिलेटेड टू वॉर, यानी कि वॉर प्रोडक्ट्स, वॉर टाइम प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज़ में बनने लगे थे। तो इसमें सारे कंट्रीज़ वैसे शामिल थे जो लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस थे। एंड इट इज़ नोन एज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। क्लियर है? इसका मतलब कि इस वॉर में लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस शामिल थे। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। Okay, first modern industrial war. अब why it is known as first modern industrial war? Because it had use of machine guns, aircrafts, chemical weapons, इन सारे चीज़ों का यूज़ हुआ जो इंडस्ट्रीज़ में बन रहे थे। ठीक है, और ये जो वॉर था, ये जो इंडस्ट्री था, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे बेस्ड था।
millions of soldiers had to be recruited. Mainly Britishers recruited the forced लेबर्स फ्रॉम इंडिया. नेशनलिज्म इन इंडिया, याद आया कुछ? फोर्स्ड रिक्रूटमेंट कैसे होता था लड़ाई करने के लिए. अब सिर्फ वेपन्स का यूज़ तो वो लोग नहीं करेंगे, वेपन्स को चलाने के लिए भी कोई तो होना चाहिए. यानी कि अब हम बंदूक खड़ा कर देंगे, बंदूक खुद पर खुद तो नहीं चलेगा, तो उसको चलाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए. तो क्या करते थे वो लोग? फोर्स्ड रिक्रूटमेंट करते थे. और जिस तरीके से ब्रिटिशर्स फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट किए थे फ्रॉम इंडिया, दैट फेज वॉज डेवलप्ड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. क्लियर है? याद आया नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर? So the first modern industrial war, we also called as World War I, has millions of soldiers had to be recruited, and the scale of death and destructions, many life deaths, 9 million people dead and 20 million people injured. यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 में क्या क्या देखने को मिला? सबसे पहले ये एक यूनिक वॉर है. यूनिक वॉर है क्योंकि पहला वॉर था, इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर देखने को मिला और इसमें मेजर लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस शामिल थे. एंड दैट्स वाई इट इज़ नोन एज मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर, जस्ट बिकॉज कि इसमें इंडस्ट्रीज़ में वॉर टाइम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे थे, जैसे गन्स, गन पाउडर, केमिकल वेपन्स, एंड देयर वर मेनी. और ये जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे थे ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ पे बेस करते थे. फोर्स रिक्रूटमेंट के द्वारा लेबर्स को बुलाया जाता था, मिलिट्री मैन को बुलाया जाता था टू पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड वॉर 1. ठीक है. उसके बाद ये जो वर्ल्ड वॉर 1 है ये एक लार्ज डेथ एंड डिस्ट्रक्शन का स्केल माना गया. यानी कि बहुत सारे पीपल इसमें मरे, बहुत सारे पीपल इसमें इंजर्ड हुए. लगभग 9 मिलियन पीपल मर गए एंड 20 मिलियन पीपल्स वर इंजर्ड. इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? वर्ल्ड वॉर 1 का इम्पैक्ट क्या पड़ा कंट्री पे? द किल्ड मेन वर ऑफ वर्किंग एज. अब किसी को भी उठा के तो हम वॉर में नहीं लेते आएंगे कि हाँ चलो भाई बंदूक चलाना है, तुमको लड़ाई करना है. ठीक है. हम लाएंगे भी तो किसको लाएंगे? यानी कि हम फोर्स्ड रिक्रूटमेंट तो करेंगे बट एज देख के करेंगे. तो वो लोग क्या किए हैं कि जितने भी अच्छे अच्छे नौजवान थे मेंस को रिक्रूट कर लिए कि हाँ चलो तुमको वॉर में शामिल होना है, वॉर में लड़ाई करनी है. तो यानी कि अब जो वॉर में शामिल है जाहिर सी बात है मरेगा भी वही, इंजर्ड भी वही होगा. तो जितने भी मेन मरे वो सारे वर्किंग एज के थे, इसीलिए उन लोगों को लाया भी गया था. तो जब वर्किंग एज के बहुत सारे लोग मर गए तो क्या देखने को मिलेगा? अ सडन अनएम्प्लॉयमेंट. यानी कि उन लोगों के लिए तो ये एक तरह से एम्प्लॉयमेंट था कि हाँ चलो वॉर में लड़ाई करो, हम तुमको इसका पैसा देंगे. तो उन लोगों के लिए तो वो एम्प्लॉयमेंट था. बट जब इतने सारे लोगों का डेथ हो गया, इतने सारे लोग इंजर्ड हो गए, तो देयर वाज अ सडन डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट. यानी कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया. इंडस्ट्रीज वर रीस्ट्रक्चर्ड. अब इंडस्ट्रीज भी धीरे धीरे दोबारा डेवलप होना स्टार्ट हुई, क्योंकि पहले भी इंडस्ट्रीज डेवलप्ड थी लेकिन पहले वॉर चल रहा था तो वॉर टाइम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे थे. अब वॉर ख़त्म हो गया तो अब वॉर टाइम प्रोडक्ट्स तो कोई खरीद नहीं रहा था, तो इंडस्ट्रीज़ को दोबारा रीस्ट्रक्चर करना पड़ा और दूसरे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने पड़े. इकोनॉमिक लिंक धीरे धीरे टूट रही थी. ठीक है. यानी कि अब वर्ल्ड वॉर 1 में जितने भी लोग शामिल थे तो रिकवरी भी हुआ, जिसमें से सबसे पहला और सबसे क्विक रिकवरी किसका हुआ? यूएस का होता है. ठीक है. तो जितने भी ब्रिटेन हो गए, फ्रांस हो गए, ये सारे जितने भी कंट्रीज़ थे वो लोग क्या किए? अपना इकोनॉमिक लिंक बढ़ाने लगे. अब उन लोगों को अपने वॉर के बाद के रिकवरी के लिए पैसा चाहिए. यूएस रिकवरी कर चुका था, यूएस में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका था, जिसकी वजह से यूएस क्विक रिकवरी कर चुका था फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर 1. तो यूएस बिकम एन इंटरनेशनल क्रेडिटर. उसके बाद यूएस क्या करता है? इंटरनेशनल क्रेडिटर बन जाता है. यानी कि लोन्स देना स्टार्ट कर देता है ब्रिटेन को, फ्रांस को कि हाँ लो लोन ले लो अपने पोस्ट वॉर रिकवरी के लिए. ठीक है.
तो इस तरीके से वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या देखने को मिलता है, जब वर्ल्ड वॉर 1 होता है तो बहुत सारे लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस शामिल होते हैं, बट एट लास्ट उसके इम्पैक्ट क्या पड़ता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है कि इंडस्ट्रीज़ को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड। ठीक है, ये था ऑल अबाउट वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नाउ पोस्ट वॉर रिकवरी, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो गया, यानी कि 1914 से 1918 का एरा जो है वो चला गया। अब उसके बाद रिकवरी कैसे कैसे करेंगे वो सारे कंट्रीज़ जो वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल थे। तो सबसे पहला और क्विक रिकवरी किसका होता है, यूएस का होता है, एंड दैट्स व्हाई यूएस बिकम एन इंटरनेशनल क्रेडिटर। पोस्ट वॉर रिकवरी में हम लोग मेनली 3 फेज को देखेंगे। फर्स्ट इज डिक्लाइन इन द पोजीशन ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के पोजीशन में कैसे डिक्लाइन आता है। ब्रिटेन वाज अ लीडिंग इकोनॉमी इन प्री वॉर पीरियड। वर्ल्ड वॉर 1 के पहले ब्रिटेन जो है वो एक लीडिंग इकोनॉमी, लीडिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी माना जाता था ऑल ओवर द वर्ल्ड में, और इसके बहुत सारे कॉलोनीज भी थे, इंडिया में थे, जापान में थे, यूएस में थे। ठीक है, तो जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, यानी कि 1914 से 1918 तक का जब टाइम पीरियड चल रहा था, इस 4 साल में मेनली इंडिया और जापान क्या सोचता है कि अभी तो ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 1 में बिजी है, तो अभी हम लोग अपने अपने इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करवा सकते हैं। ठीक है, अभी तो वो कुछ नहीं करेगा। तो इस 4 साल में जब तक ब्रिटेन बिजी था वर्ल्ड वॉर 1 में, इंडिया एंड जापान डेवलप्ड देयर इंडस्ट्रीज, एंड दैट्स व्हाई ब्रिटेन वाज हैविंग डिफिकल्टीज इन प्री ऑक्यूपाइंग देयर प्री वॉर पोजीशन इन द वर्ल्ड, प्री वॉर पोजीशन इन देयर कॉलोनीज। ठीक है, तो ब्रिटेन को क्या होता है, वो ऑक्यूपाई तो करता है, उसके बाद भी वो अपना रूल ओवर, अपना पोजीशन ऑक्यूपाई करता है कंट्री में, बट डिफ़िकल्टी होती है और पहले की तरह वो पूरे तरीके से रूल नहीं कर पाता है कंट्री पे। ठीक है, देन आफ्टर ब्रिटेन को अपने इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करवाने के लिए, अपने इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करवाने के लिए ऑब्वियसली फाइनेंस की ज़रूरत होगी, मनी की ज़रूरत होगी। तो वो सारा एक्सपेंडिचर जो है वो किससे बोरो करता है, तो ब्रिटेन बोरोड द फाइनेंस फ्रॉम यूएसए। बट लास्ट में क्या होता है, एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1 ब्रिटेन वॉज अंडर अ ह्यूज डेप्ट, बहुत बड़े डेप्ट में डूब जाता है, क्योंकि वो अपना प्री पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं कर पाता है वर्ल्ड में। यूएस से लोन पे लोन, यूएस से लोन ले रहा है, इससे लोन ले रहा है, उससे लोन ले रहा है, और सबके लोन को चुकाना भी तो था, जिसके वजह से वो डेप्थ में चला जाता है, क्योंकि उसका इंडस्ट्रियल ग्रोथ या फिर उसका जो भी गवर्नमेंटल ग्रोथ या जो भी डेवलपमेंट हो रहा था वो उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा था। तो ब्रिटेन फेस्ड अ डिक्लाइन इन द पोजीशन इन द वर्ल्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1, यानी कि पोस्ट वॉर रिकवरी में। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, क्राइसिस इन द अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का कैसे क्राइसिस हुआ, यानी कि एम्प्लॉयमेंट का कैसे क्राइसिस हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी क्या बोला कि वर्किंग एज के मेन थे वॉर में, तो मरेंगे भी वर्किंग एज के ही लोग। तो जब वर्किंग एज के पीपल ही ख़त्म हो गए तो एम्प्लॉयमेंट कौन करेगा, उनके फैमिलीज़ को कौन देखेगा। जब वॉर चल रहा था डिमांड ऑफ वॉर रिलेटेड प्रोडक्ट्स वर हाई, क्योंकि वॉर में उनकी ज़रूरत थी। अब उस वॉर प्रोडक्ट का डिमांड हाई था, तो जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा था तो एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगा। इंडस्ट्रीज़ में लोगों को बुला के बोला जाएगा आओ भाई वॉर रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाओ, तो उनके लिए तो वो एम्प्लॉयमेंट का काम हुआ, तो एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा देन इकोनॉमिक बूम, तो इकोनॉमिक बूम भी होगा, यानी कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, तो क्या होता है एट द एंड ऑफ द वॉर, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड। एज आई टोल्ड अर्लियर कि वॉर ख़त्म
होते ही जब सारे लोग मर जाते हैं, मतलब मैक्सिमम लोग जब मर जाते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट से अनएम्प्लॉयमेंट पे उतर आता है कंट्री, तो यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और गवर्नमेंट जो है वो पीस टाइम रेवेन्यूज़ कर देता है, यानी कि अब हर चीज़ पर टैक्स बढ़ाने लगता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जब कोविड का सिचुएशन चल रहा था, तो कोविड के सिचुएशन के बाद बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ लॉस हुआ, मैक्सिमम लोगों का लॉस हो गया। तो जब आफ्टर लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों का लॉस हो गया, तो आफ्टर लॉकडाउन गवर्नमेंट क्या करते हैं, बैंक में भी लोन्स पे इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया, ताकि जो पहले वाला पोजीशन है उसको जल्दी से रिकवर कर पाए इंसान, जिसकी वजह से अब यहाँ पे क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाता है और टैक्सेस भी बढ़ जाते हैं। तो भाई वो टैक्स पे कैसे करेगा जब उसके पास जॉब ही नहीं रहेगा? तो इसके वजह से लोगों को थोड़ा इनस्टेबिलिटी फेस करना पड़ता है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? दिस डेवलपमेंट लेड टू ह्यूज जॉब लॉसेस। यानी कि 1925 तक में क्या देखने को मिला, एज अ सिनेरियो एक ऐसा बना कि 5 ब्रिटिश वर्कर्स में से एक वर्कर हमेशा बेरोजगार बैठा हुआ था। ठीक है, तो डिक्लाइन इन द पोजीशन ऑफ ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन के पोजीशन पे सडन डिक्लाइन हुआ जस्ट बिकॉज कि इन 4 साल में इंडिया और जापान, जो ब्रिटेन का मेन कॉलोनीज था, वो अपने आप को इंडस्ट्रीज डेवलप्ड करवा दिया। देन क्राइसिस इन द अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या क्या हुआ, लोग टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहा था, यानी कि जितना भी ये जो प्रोसेस चल रहा था, ये पूरा इकोनॉमिक बूम बैठ गया, ये पूरा इकोनॉमिक बूम ख़त्म हो गया, फाइनेंशियली लॉस हुआ लोगों को, जिसकी वजह से लोगों के हेल्थ और मेंटल स्टेटस पे भी प्रभाव उसका पड़ता है। तो दीज वर अबाउट पोस्ट वॉर रिकवरी, यानी कि पोस्ट वॉर रिकवरी में क्या क्या हुआ। तो दीज आर ओनली 2 पॉइंट्स, डिक्लाइन इन द पोजीशन ऑफ ब्रिटेन एंड क्राइसिस इन द अनएम्प्लॉयमेंट। एक और पॉइंट बचा है, तब तक अभी आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्रीकल्चरल फील्ड में, एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज में क्या क्या क्राइसिस आया। सो एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज में सबसे पहले ईस्टर्न यूरोप यानी कि शामिल था वर्ल्ड वॉर 1 में। तो ईस्टर्न यूरोप से एक्सपोर्ट होता था फूड ग्रेन्स, व्हीट, मेनली इन द फ्रांस एंड जर्मनी। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त वहाँ पे ब्लॉकेज लगा दिया गया, जिसके वजह से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, इन सबको अपॉर्चुनिटी क्या मिला कि जब ईस्टर्न यूरोप का सप्लाई कम हो गया ड्यू टू ब्लॉकेज, जिसके वजह से इन सबको अपना एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, यानी कि जो ये लोग प्रोडक्ट एक बना रहे थे, मैन्युफैक्चर कर रहे थे, जो भी ग्रो हो रहा था प्रोडक्ट, उसका सप्लाई बहुत तेज़ी से आगे चला गया। चलिए, यहाँ पे मान लिया कि रशिया था, यहाँ पे चलिए वॉर कंट्रीज़, वॉर चल रहा था, फ्रांस था, जर्मनी था, बहुत सारे कंट्रीज़ थे जो भी वॉर में शामिल थे। यहाँ पे वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 1। रशिया से, यानी कि ईस्टर्न यूरोप से क्या होता था, व्हीट जो है वो एक्सपोर्ट होता था, एक्सपोर्टेड टू वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, एक्सपोर्ट होता था, बट ये जो एक्सपोर्ट हो रहा था, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 के कारण ब्लॉकेज लगा दिया गया। अब जब यहाँ पे ब्लॉकेज लग गया, तब तो फूड ग्रेन्स आने में, या फिर जो भी एक्सपोर्ट हो रहा था, जितने भी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे थे, उनको आने में तो प्रॉब्लम होगा। तो इस वक्त कनाडा हो गया, मेनली द पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि अब हम लोग अपना इंडस्ट्री, अपने प्रोडक्ट का सप्लाई ईजिली करवा सकते हैं। ब्लॉकेज तो यहाँ लगा, तो यूएसए क्या किया, अब अपने प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट यहाँ भेजने लगा, ऑस्ट्रेलिया भेजने लगा, जिसके वजह से क्या देखने को मिलता है कि
यूएसए का, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, इन सब का सप्लाई जो है वो हाई हो जाता है, इन सब का सप्लाई हाई हो जाता है। और ईस्टर्न यूरोप से वेस्टर्न यूरोप में जितने भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे थे उनका सप्लाई कम हो जाता है। बट आफ्टर द वॉर, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1, यूरोप का प्रोडक्शन जो है वो खुद को रिवाइव कर लिया, यानी कि ईस्टर्न यूरोप से वॉर जब ख़त्म हो गया तब यहाँ से ब्लॉकेज हटा दिया गया और उसके बाद जितने भी ईस्टर्न यूरोप से एक्सपोर्ट हो रहे थे वो वापस से शुरू हो गए। वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म, ब्लॉकेज हटा दिया गया और फिर से वो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप टू वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है कि अब सप्लाई चारों तरफ से आने लगा, चारों तरफ से रशिया भी दे रहा था, यानी कि ईस्टर्न यूरोप भी दे रहा था, नॉर्थ अमेरिका भी दे रहा था, ऑस्ट्रेलिया भी दे रहा था, सम पार्ट्स ऑफ कनाडा भी दे रहा था, यानी कि सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। सप्लाई वॉज हाई, डिमांड कम हो गया। डिमांड कम कैसे हो गया? अब इतने सारे लोग हो गए देने वाले और पॉपुलेशन कम हो गया ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत सारे डेथ हुए थे जिसकी वजह से पॉपुलेशन कम हुआ, पॉपुलेशन कम हुआ तो डिमांड कम हुआ, बट सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहा था। जब सप्लाई ज़्यादा हो, डिमांड कम होता है तो प्राइस कम हो जाता है। प्राइस कम हो गया जिसकी वजह से बहुत सारे ग्रेन का प्राइसेस कम हो गया, जो रूरल इनकम था वो ख़त्म हो गया, फार्मर्स जो थे वो डेप्थ में चले गए, यानी कि फार्मर्स जो भी कर्ज लेके कमा रहे थे, कर्ज लेके अपने बिजनेस को चला रहे थे, प्राइस कम होने की वजह से उनको अपना प्रॉपर वेज नहीं मिला, जिसकी वजह से फार्मर का लॉसेस भी हुआ, रूरल इनकम डिक्लाइन हुआ। तो इस तरीके से एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में क्राइसिस देखने को मिला। क्लियर है यहाँ तक? सो दीज आर ऑल अबाउट पोस्ट वॉर रिकवरी, यानी कि वॉर तो ख़त्म हो गया, अब उसके बाद सारी कंट्रीज़ में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा उसका और कैसे वो कंट्रीज़ अपने आप को रिकवर करती है फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर 1। क्लियर है यहाँ तक? चलिए यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अब मास प्रोडक्शन और कंजम्पशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका डेवलपमेंट, इसका ग्रोथ कैसे होता है। मास प्रोडक्शन यानी कि बड़े स्केल पर किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना, ठीक है। रिकवरी यानी कि वॉर का रिकवरी हुआ, सबसे पहला एक रिकवरी, क्विक रिकवरी किसका हुआ? यूएस का हुआ। तो मास प्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले कार मैन्युफैक्चरर थे एक, एंड द पायनियर ऑफ द कार मैन्युफैक्चरर वाज हेनरी फोर्ड। ठीक है, हेनरी फोर्ड अपना बहुत सारा मॉडल दिए हैं, अपना फोर्डिस्ट व्यू दिए हैं। सो हेनरी फोर्ड अडॉप्टेड द असेंबली लाइन ऑफ शिकागो स्लॉटर्ड हाउस, यानी कि शिकागो के वो असेंबली लाइन को अडॉप्ट करते हैं फॉर द कार प्लांट, फॉर देयर कार प्लांट। ठीक है, यानी कि जहाँ पे स्लॉटर्ड होता था उस हाउस को, उस असेंबली लाइन को वो अडॉप्ट करते हैं और वहाँ पे अपना कार फैक्ट्री खोलते हैं। कार फैक्ट्री खोलते हैं एंड द असेंबली लाइन रिपीट द सिंगल टास्क मैकेनिकली एंड कंटिन्यूअसली। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, जब आप लोगों को समझना होगा तब, यानी कि एक ही काम को दोबारा करवाया जाता था, रिपीट रिपीट एंड रिपीट। मैकेनिकली भी रिपीट करना है आप लोगों को और फिजिकली भी रिपीट करना है, यानी कि इंसान को मशीन के द्वारा मशीन बना दिया गया। ठीक है, एक ही काम को बार बार और स्पीड में आप लोगों को करना है, कंटिन्यूअसली करना है। मास प्रोडक्शन मॉडल बाय हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड का मास प्रोडक्शन मॉडल क्या था? व्हाट इज द हेनरी फोर्ड मॉडल ऑफ मास प्रोडक्शन? तो उस मॉडल में बहुत सारे एडवांटेजेस एंड बहुत सारे डिसएडवांटेजेस, यानी कि बहुत सारे चैलेंजेस फेस हुए। एज एडवांटेजेस क्या थे? फोर्ड कार कम आउट ऑफ असेंबली लाइन एट 3 मिनट्स इंटरवल। ये क्या 3 मिनट में कार बन गया, यानी कि जो असेंबली लाइन में इतना ज़्यादा वो लोगों को बोले कि एक ही काम को बार बार करना है, मैकेनिकली भी फिजिकली भी, और कंटिन्यूअसली आपको एक ही काम को करते जाना है, यानी कि 3 मिनट के इंटरवल में आपको एक कार बन के रेडी कर देना है, रेडी हो जाता था। ठीक है, एंड द टी मॉडल, जैसा कि आप लोग
पिक्चर देखिएगा, आप लोगों को मिलेगा फोर्ड्स टी मॉडल कार, ठीक है, फोर्ड्स टी मॉडल कार। ये जो फोर्ड्स टी मॉडल कार था, इट वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मास प्रोडक्शन कार। ये दुनिया का, वर्ल्ड का फर्स्ट मास प्रोडक्शन था कार का, ठीक है। अब बहुत सारे डिसएडवांटेजेस क्या देखने को मिले। फर्स्टली जो है वर्कर्स काम नहीं करना चाहते थे, जस्ट बिकॉज कि उन लोगों को उतना वेजेस नहीं मिलता था, और उससे ज़्यादा वेज वो दूसरे इंडस्ट्रीज़ में, दूसरे मैन्युफैक्चरर साइट्स पे जाके कमा सकते थे, अपना इनकम कर सकते थे, जिसके वजह से बहुत सारे लोग जो है वो क्विट कर दिए काम करने के लिए। जब वो क्विट कर देते हैं काम करने के लिए, तो फोर्ड यानी कि हेनरी फोर्ड के मॉडल में जितने लोग, यानी कि उनके फैक्ट्री में, उनके इंडस्ट्रीज़ में, कार फैक्ट्री में जितने भी लोग चाहिए थे उतने नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होने लगता है। बट उनको मास प्रोडक्शन करना था, और मास प्रोडक्शन के साथ साथ कंजम्पशन भी हो रहा था, ठीक है। तो हेनरी फोर्ड क्या सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, कि दे डबल्ड द डेली वेजेस। वो जो डेली वेजेस है उसको डबल कर देते हैं, यानी कि वो क्या बोलते हैं, एक ही काम को आप बार बार कीजिए, मैकेनिकली भी कीजिए, कंटिन्यूअसली भी कीजिए, लेकिन हाँ आपके पास काम ज़्यादा है, यहाँ पे मेरे फैक्ट्री में, मेरे इंडस्ट्रीज़ में काम ज़्यादा है, बट आपको पैसा भी दुगना मिलेगा। तो लोग क्या करते थे कि चलो भाई यहाँ पे काम ज़्यादा है तो पैसा भी तो ज़्यादा मिल रहा है, तो फोर्ड डबल द डेली वेजेस टू $5, यानी कि जनवरी 14 आते आते तक हेनरी फोर्ड जो है वो अपने वर्कर्स का जो वेज है वो डबल कर देते थे। तो फ्री में डबल नहीं करते थे, ऐसा नहीं है कि काम का टाइम उतना ही था और वेजेस डबल कर दिए जस्ट टू ऑक्यूपाई द वर्कर्स। काम भी वो बढ़ाएं, साथ ही साथ वेजेस भी बढ़ाएं। एंड ही बैंड द ट्रेड यूनियंस फ्रॉम ऑपरेटिंग इन हिज प्लांट। और जो जितने भी ट्रेड यूनियंस थे, जो भी अपना अपना फैक्ट्रीज, अपना ट्रेड एंड कॉमर्स चलाते थे, अपना बिजनेस चलाते थे, उन सबको अपने फैक्ट्रीज में काम करने के लिए बैन कर दिए थे। एंड हेनरी फोर्ड कॉल्ड इट एज बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन। और हेनरी फोर्ड के अकॉर्डिंग ये बैन कर देना, ट्रेड यूनियंस को बैन कर देना, डॉलर्स को, वेजेस को बढ़ा देना, ये सारा उनके लिए बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन माना गया था। अकॉर्डिंग टू हेनरी फोर्ड इट इज़ अ बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन। सो मास प्रोडक्शन कैसे हुआ, मास कंजम्पशन भी उसी तरीके से हो रहा था, जिसमें हेनरी फोर्ड के कार मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम लोग देखें। अब हम लोग और थोड़ा सा बचा हुआ है फोर्डिस्ट व्यू, उसके बारे में देखेंगे। तब तक यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। नाउ द फोर्डिस्ट इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस the Fordist industrial practices soon spreaded in US and in Europe. The mass production lowered cost. जितने बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होगा कॉस्ट उतना ज़्यादा कम होगा, तो जब मास प्रोडक्शन लोअर्ड द कॉस्ट एंड थैंक्स टू द हायर वेजेस की वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े काम करने के लिए, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े यानी कि कार बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो गया, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों को सच काइंड ऑफ ड्यूरेबल थिंग्स जो है वो खरीदने में अफोर्ड वो लोग कर पाएँ, सच एज कार वो लोग खरीद सके, ठीक है। एंड द इजी टू बाई रेफ्रिजरेटर, और एक सिस्टम डेवलप करवा दिया गया हायर्ड परचेज का। अ सिस्टम ऑफ हायर परचेज वॉज डेवलप्ड। हायर परचेज के सिस्टम से क्या देखने को मिलता है कि लोगों के लिए ईजी हो जाता है वॉशिंग मशीन, कार, ग्रामोफोन प्लेयर्स, ये सारा कुछ खरीदना किश्तों पर, कि ठीक है अभी हम खरीद लेते हैं, हम इसका जो भी चार्जेस है, जो भी प्राइस है, हम इसको धीरे धीरे इसको चुका देंगे, क्योंकि हम उधर कार मैन्युफैक्चरर यानी कि फोर्ड के कंपनी से, फोर्ड के इंडस्ट्री से तो कमा ही रहे हैं, तो धीरे धीरे उसके उधार को यानी कि उसके प्राइस को चुका देंगे। बूम इन द हाउस कंस्ट्रक्शन, यानी कि हाउस के कंस्ट्रक्शन में देखने को मिलता है कि बहुत अच्छे से और बहुत तेज़ी से ग्रो अप होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, वेजेस बढ़ता है, जिसके वजह से इन्वेस्टमेंट एंड इनकम्स लोगों का बढ़ने लगता है। तो इस तरीके से फोर्डिस्ट मॉडल की वजह से मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन स्टार्ट होता है, एंड इट वाज द फर्स्ट एंड बिग मास प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड्स फर्स्ट मास प्रोडक्शन, दैट इज ऑफ कार, हेनरी फोर्ड्स कार।
तो इस तरीके से द इंटर वॉर इकोनॉमी का ये 3 पार्ट कवर अप होता है कि किस तरीके से ग्लोबल वर्ल्ड, हम लोग क्या देख रहे थे पहले की कुछ प्रीवियस वीडियोस में कि ग्लोबल वर्ल्ड कैसे बन रहा था, कनेक्शन कैसे बढ़ रहा था। आज के इस वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि हम लोग देखेंगे कि ग्लोबल वर्ल्ड बन रहा था या टूट रहा था, कनेक्शन बन रहा था या टूट रहा था। तो इतने सारे कहानी से आप लोगों को क्या लगा? ग्लोबल वर्ल्ड बन रहा था, कनेक्शंस भी बन रहे थे, बढ़ रहे थे, स्ट्रॉन्ग हो रहे थे, ठीक है। हाँ, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पीरियड में बहुत सारा डिस्ट्रक्शंस हुआ, बहुत सारा उथल पुथल मचा, इधर उधर हुआ, बहुत सारे कंट्रीज़ को हार्म पहुंचा, स्पेशली ब्रिटेन को, ठीक है। लेकिन एट लास्ट हम लोगों को क्या देखने मिलता है? आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1 यानी कि पोस्ट वॉर रिकवरी में धीरे धीरे लोग अपने पोजीशन को, पहले के जितना नहीं लेकिन हाँ, लोग अपने पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए वो आगे का काम स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से लोगों से कनेक्शन बढ़ाते हैं और ग्लोबल वर्ल्ड बनाते हैं, यानी कि ग्लोबलाइजेशन होता है जिसकी वजह से ग्लोबल वर्ल्ड बनता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का नोट्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।